तो 11 कौन सी महीना है ये, लास्ट 2024। टॉपिक है एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन, देखो एडिशनल डेप्रिसिएशन जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि जो एक तो जो नॉर्मल तरीके से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो, और प्लस कुछ ऐड ऑन होके भी डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। मतलब नॉर्मली तो जैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो तो करना ही करना है, प्लस थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। लेकिन किसको मिलेगा वो देखते हैं। तो इसके लिए मैं एक रीड कर रही हूँ। इफ़ एनी न्यू मशीनरी और प्लांट, न्यू मशीनरी और प्लांट, नंबर 1 पॉइंट इसका है न्यू मशीनरी और प्लांट। मैं पहले पूरा रीड कर रही हूँ। इफ़ एनी न्यू मशीनरी और प्लांट हैज़ बीन अक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड आफ्टर द 31st day of March 2005 by the SSE engaged in the business of manufacture or production of any article or things, or in the business of generation, transmission or distribution of power, a further sum equal to 20% of the actual cost of such machinery or plant shall be allowed as deduction। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देने वाली बात थी कि न्यू मशीनरी और प्लांट होना चाहिए, सेकेंड हैंड नहीं होना चाहिए, कहीं घर में रेजिडेंशियल में यूज़ किया हुआ नहीं होना चाहिए, वो अभी हम आगे देखेंगे। ब्रांड न्यू एकदम खरीदा गया क्या होना चाहिए, मशीनरी और प्लांट होना चाहिए। कोई ऑफिस का इक्विपमेंट नहीं होना चाहिए, प्रिंटर नहीं होना चाहिए, कंप्यूटर नहीं होना चाहिए, या ऑफिस में काम करने वाली कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। मशीनरी और प्लांट होना चाहिए, है ना। उसको अक्वायर किया गया हो या इंस्टॉल किया गया हो कब, आफ्टर 31st day of March 2005। 31st day ऑफ मार्च 2005 यानी कि मार्च 2005 का जो फिनेंशियल ईयर एंड हुआ था उसके बाद अगर हमने कोई न्यू मशीनरी और प्लांट खरीदा है, अगर तो किसने खरीदा है, एसएससी इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन। कौन सा एसएससी होना चाहिए, वो एसएससी होना चाहिए जो कि बिजनेस हो उसका, कौन सा, मैन्युफैक्चर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, या प्रोडक्शन होना चाहिए किसी चीज़ का, कोई आर्टिकल हो उसका, या फिर और वो पावर जनरेशन के बिजनेस में होना चाहिए। पावर जनरेशन बिजनेस कौन से होते हैं, बिजली बनाता हो, सोलर एनर्जी बनाता हो, मतलब किसी भी तरह की पावर जनरेट करता हो, है ना। तो 3 चीज़ें अभी निकल के आई। एक तो मशीनरी एकदम न्यू होनी चाहिए, न्यू बहुत ध्यान देने योग्य ये चीज़ है कि न्यू होनी चाहिए। कई बार ऐसे भी आता है कि रेजिडेंशियल में यूज़ की गई थी, कमर्शियल में वो नई है, पहली बार यूज़ हो रही है, तो वो नहीं मानी जाएगी। किसी भी तरह की ऑफिशियल अगर कोई एसेट्स है तो नहीं मानी जाएगी। मशीनरी और प्लांट ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कंफ्यूज करने के लिए आएगा बार बार उसमें। और वो कब खरीदी गई होनी चाहिए, 31st day ऑफ मार्च 2005 के बाद, आफ्टर, बाद खरीदी गई होनी चाहिए। यानी कि 2005 से ये शुरू हो गया, 2005 मार्च खत्म होने के बाद आज भी हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है। थर्ड है कि एसएससी कौन सा होना चाहिए, वो ऐसे बिजनेस में होना चाहिए जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, प्रोडक्शन का बिजनेस हो, या फिर पावर जनरेशन का बिजनेस हो। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं यहाँ पे, however if such plant or machinery is acquired and put to use for less than 180 days in the previous year
then the rate of additional depreciation shall be 50% of 20% means 10%। जैसे कि क्या होता है कि हम नॉर्मली भी अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर जो एसेट्स है वो पुट टू यूज़ मतलब 180 डेज से कम है तो हम क्या करते हैं 50% डेप्रिसिएशन लगाते हैं वहाँ पर। सेम यही है, एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% हमें मिल रहा है, 20% ये हमें मिलता है अगर हम नई मशीनरी 2000 मार्च 2005 के बाद खरीद रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन या पावर जनरेशन बिजनेस के लिए। लेकिन यही मशीनरी अगर हमने 180 दिन से कम टाइम के लिए यूज़ करी है तो जो एडिशनल डेप्रिसिएशन भी होगा वो भी आधा हो जाएगा, 50%, यानी कि 20% का कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, 50% हो जाएगा। यानी कि जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, वो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस एडिशनल भी मिलेगा। ठीक है, एक तो ये मिलेगा। अगर पुट टू यूज़ जो है वो 180 डेज से कम है, 180 डेज से कम है तो उस केस में क्या होगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी तो 50% मिलेगा ना, वो भी 50% मिलेगा और प्लस एडिशनल डेप्रिसिएशन भी 50% मिलेगा, यानी कि 10% मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई डाउट लग रहा हो तो मुझे एक बार ऑडियो भेज करके पूछ लेना। ठीक है, अभी इसमें ख़त्म नहीं हुई ये कहानी, ये अभी इसमें और है। यहाँ पे एक छोटी सी बात इन्होंने नीचे एक नोट लिखा हुआ है, वेयर एन assessee incurs any expenditure for acquisition of a depreciable assets in respect of which a payment अंडर ब्रैकेट है और aggregate of payment made to a person in a day otherwise than by an account, payee, check, draft or use of electric clearing system through a bank account exceeds rupees 10,000 such payment shall not be eligible additional depreciation। मोटा मोटा यहाँ पर सिर्फ ये इतना कहना चाहते हैं कि अगर इस नई मशीनरी को अक्वायर करने के लिए किसी तरह का कोई खर्चा किया गया है, मतलब न्यू मशीनरी या प्लांट वटेवर जो भी चीज़ है, इसको अक्वायर करने के लिए अगर किसी तरह का कोई खर्चा किया गया, एक्सपेंस किया गया है और वो 10,000 रुपये से क्या है, ज़्यादा है, मोर देन 10,000 रुपीज़ है। ठीक है, 10,000 रुपये से ज़्यादा है, अगर 10,000 रुपये तक है तब तो चलो वो जोड़ ले, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा है, कोई ऐसा खर्चा है जो इसको एक्वायर करने के लिए किया गया लेकिन वो 10,000 रुपये से ज़्यादा है, अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा है और वो कैश दिया गया है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो उसको बिल्कुल कंसीडर नहीं किया जाएगा। कब किया जाएगा कंसीडर, जब वो किसी चेक के ज़रिए दिया गया हो, यूपीआई के ज़रिए दिया गया हो, नेट बैंकिंग के ज़रिए दिया गया हो, मतलब कोई ऐसे ज़रिए से दिया गया हो जो मतलब नज़र में आए, बैंक उसमें इन्वॉल्व हो। अगर खर्चा 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो, 10,000 रुपये से कम है तो जोड़ लो भाई, कोई बात नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम नॉर्मली भी क्या करते हैं, अगर कोई मशीनरी की कॉस्ट निकाल रहे होते हैं, एक्चुअल कॉस्ट निकाल रहे होते हैं, तो जो खर्चा हमने किया वो उसमें जोड़ते हैं ना, तो वही वाली बात है। यहाँ पे भी वही बात बता रहे हैं कि अक्वायर करने के लिए अब कौन कौन से खर्चे किए जाते हैं मशीनरी को अक्वायर करने के लिए, भाड़ा दिया जाता है, उसके बाद उसको जो इंस्टॉल करवाते हैं तो उसकी भी तो कॉस्ट उसी में जुड़ती है ना, नई मशीनरी में। तो इस तरह के छोटे छोटे कई खर्चे होते हैं, ढुलाई देते हैं, मज़दूरों को देते हैं, उसका रिंच पेचकस जो भी ख़रीदा जाता होगा, जो भी मशीनरी में यूज़ की जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो उसको अक्वायर करने के लिए ज़रूरी है वो जो हम देते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें कैसे वो खर्चे पे करने हैं, चेक से करना है, यूपीआई से करना है, नेट बैंकिंग से करना है, लेकिन कैश से कोई पेमेंट नहीं करनी है। और करनी भी है तो 10,000 रुपये से कम की अगर पेमेंट है तो करनी है, वरना नहीं करनी है। ठीक है, तो एक यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लें, इसके बाद अगला इसके लिए सेकंड वीडियो है।